हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज दोस्तों हम लोग कवर करने जा रहे हैं टॉप 25 क्वेश्चन आंसर को, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी गवर्नमेंट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है और आपके एग्जाम में आने के चांसेस भी इसके बहुत ज़्यादा हैं। और एक चीज़ और दोस्तों, कि अगर आपको चाहिए हमारे क्लास नोट्स या हैंड रिटन नोट्स या इसके अलावा कोई भी PDF नोट्स, तो उसके लिए आपको विजिट करना पड़ेगा हमारी वेबसाइट पर, जिसका नाम है study91.org। और इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए जल्दी से सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर डेली 3 से 4 वीडियो अपलोड किए जाते हैं, तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाएगा और आप वीडियोज़ को अच्छे से देख पाएंगे। एक चीज़ और दोस्तों, कि यहाँ पर देखिए, ये जो मैंने लिंक दे के रखा है दोस्तों, इस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट आप इस पूरी टेस्ट सीरीज में कितना वीडियो आज आप तक पहुँचाया गया है, उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं और इस PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, ये हमारा टेस्ट नंबर 3 है। इसके पहले 2 टेस्ट को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और एक छोटा सा निवेदन आपसे और करना चाहूँगा, हालांकि आपका टाइम ज़ाया हो रहा है, मैं जानता हूँ, बहुत सारे बच्चों का कमेंट भी आता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा प्लीज़, किसी तरह का अगर एडवर्टीजमेंट आता है ना, तो प्लीज़ उसको पूरा देखिएगा, उसको स्किप मत करिएगा, ठीक है। देखिए, उसी से 2 पैसे की इनकम होती है, तभी इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको टाइप करके फॉर्मेट में अच्छे अच्छे क्वेश्चन चूज करके आप तक लाए जाते हैं, ताकि आप बढ़िया से प्रैक्टिस कर सको, तैयारी कर सको। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने देख रहा है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, कई लोगों का कमेंट आया था सर कि क्लियर नहीं आ पाता है, तो अभी आपको क्लियर दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन है कि समानांतर अर्थव्यवस्था में काला धन का अस्तित्व क्या होता है। जल्दी से सोच के बताइए, काला धन का अस्तित्व क्या होता है। अच्छा छोड़ो यार, कभी क्वेश्चन इस तरह का आ जाए ना, तो थोड़ा सा दिमाग लगाया करो। ये बताओ आप कि काला धन इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है, मतलब देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा होता है या बुरा होता है, इतना कौन जानता है। तो आप सभी कहोगे सर काला धन तो बुरा होता है, ब्लैक मनी जो होती है बुरी होती है, ठीक है। बस आप इतना बता दी, इसका मतलब उत्तर निकल गया। देखिए, काला धन का अस्तित्व क्या होता है, कर अर्थव्यवस्था को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाता है, कभी नहीं, इसको तो आदमी चुरा के रखता है, देश से बाहर रखता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। दूसरा है कि मौद्रिक नीतियों को कम प्रभावी बनाता है। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। जो मॉनेटरी पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी लाता कौन है, तो हमारी RBI लेके आती है, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी हमारी RBI लेके आती है, और ये मौद्रिक नीतियों को प्रभावी बनने से रोकता है। क्या करता है, रोकता है, यानी उनको प्रभावी नहीं बनने देता है या कम प्रभावी बनने देता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला। हालांकि आगे भी देख लेते हैं, कर आय और धन के बेहतर वितरण को सुनिश्चित करता है। नहीं, उतना भी खास नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि 2 नंबर का पैसा, इसलिए ये करना तो इसके लिए बस की बात है नहीं। और चौथा ऑप्शन है उत्पादक निवेश में वृद्धि सुनिश्चित करता है, तो ये भी गलत है। गलत इसलिए दोस्तों, हालांकि चौथा वाला भी सही है, बट आदमी क्या करता है, 2 नंबर से जो पैसा पाता है उसका इन्वेस्टमेंट वो ठीक ढंग से नहीं कर पाता है, ठीक है। तो याद रखें, यहाँ पर आपका बिल्कुल जो सत्य आंसर होगा वो आपका क्या होगा, बी वाला आंसर सबसे ज़्यादा अच्छा है और ये सही भी है, ठीक है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर ये वाला राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है गरीबी हटाओ और न्याय के साथ विकास, यह किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। बहुत सोच के बताइएगा, गरीबी हटाओ और न्याय के साथ विकास, ये किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और याद रखिएगा ये चौथी पंचवर्षीय योजना जो कि 1969 में आई थी। याद रखिए, इसके पहले 3 साल के 1 वर्षीय प्लान चले थे, ठीक है। तो वो भी इंपॉर्टेंट है, उसी समय में आपकी हरित क्रांति वगैरह आई थी, तो याद लगो। तो इसीलिए गरीबी हटाओ न्याय के साथ विकास, ये 2 उस समय के फेमस नारा थे, ठीक है, बहुत फेमस थे, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। हालांकि इंदिरा गांधी के द्वारा जो अगला चुनाव होता 1971 में, ठीक है, उसमें गरीबी हटाओ को अनिवार्य रूप से 5वीं पंचवर्षीय योजना का हिस्सा मान लिया गया था, ठीक है। तो याद रखिए, ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जो 2-2 सरकार का कार्यकाल देखी थी। तो पहले वाले में आ तो गया था गरीबी हटाओ, लेकिन अगर ऑफिशियली मानेंगे तो गरीबी हटाओ को 5वीं पंचवर्षीय योजना में डाल दिया गया था, ठीक है। बट अगर ये कभी पूछे कि कब आया ये या उसके उद्देश्य किसमें के उद्देश्य थे, तो ये चौथी वाला भी आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इसको लेके आप लोग टीका टिप्पणी मत करिएगा, जो टीका टिप्पणी करेगा वो पहले खोज करके पढ़ेगा, उसके बाद बताएगा। अगला है धमेक स्तूप निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो दोस्तों ये स्थित है आपके सारनाथ में। सारनाथ कहाँ पड़ता है, पुराने समय में दोस्तों सारनाथ को ऋषि पत्तनम नाम से जाना जाता था, ऋषि पत्तन, ठीक है। और ऋषि पत्तन में ही पहली बार उपदेश दिया था किसने, गौतम बुद्ध जी ने, ठीक है, अपने 5 शिष्यों को उपदेश दिया था। तो याद रखिएगा, यहाँ पर हो जाएगा धमेक स्तूप, ठीक है, वहीं पर है धमेक स्तूप, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और वाराणसी के सारनाथ में स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा। और चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, और इसके अलावा दोस्तों सांची का स्तूप तो बहुत फेमस है, और सारनाथ है, बोध गया,
ठीक है, यहाँ पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। कौशाम्बी भी जो है बौद्धों की फेमस नगरी, कौशाम्बी ऐसा जगह है जहाँ बौद्ध और जैन इन दोनों की जो है प्रसिद्ध तीर्थ स्थली के रूप में जाना जाता है, यमुना नदी के किनारे पर है। ठीक है, आगे है असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया, तो दोस्तों ये 1920 से 22 तक चला था। अरे वही चौरा चौरी कांड हुआ था, उसके पहले जो है इसको बंद कर दिया गया था। तो इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों कि स्टार्ट कब हुआ था, तो ये सितंबर से लेकर के सितंबर 1920 से। अच्छा हुआ क्या था आपको मैं बता दूं, आपको याद होगा दोस्तों ये स्टार्ट होना था 1 अगस्त से, लेकिन जिस दिन ये चालू हुआ ना उसी दिन बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु हो गई। इसके वजह से जो आंदोलन था इसको स्थगित करना पड़ा, और औपचारिक रूप से फिर इसकी दोबारा घोषणा होती है 1920 में। 1920 में ही उनकी मृत्यु भी हुई थी, तो सितंबर अगले महीने में इसकी घोषणा होती है और फिर वहाँ से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा। और इसके बाद कब खत्म हुआ, जब 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी वाला जो कांड होता है उस समय जा करके ये रोका जाता है। तो 20 से 22 तक याद रखेगा। ठीक है, आगे भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है, वाह क्या क्वेश्चन दे दिया। तो आपको ये बताना है कि कहाँ से नहीं गुजरती, ये भी इंपॉर्टेंट है। कीनिया, कीनिया दोस्तों केन्या को ही बोला जाता है। ठीक है, तो केन्या से गुजरती है। मैक्सिको, मैक्सिको में कहाँ आ गया भाई, 0 डिग्री लाइन मैक्सिको में थोड़े आता है, ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 0 डिग्री लाइन वो आपकी दक्षिण अमेरिका से होकर गुजर रही है और मैक्सिको जो उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है। तो बस यहीं से आप समझ जाओगे कि यहाँ से होकर के 0 डिग्री लाइन यानी भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा नहीं गुजरती है। अच्छा कहाँ कहाँ से गुजरती भूमध्य रेखा, तो कुल 13 देश हैं दोस्तों, याद रखिएगा 13 देश हैं जहाँ से 0 डिग्री लाइन गुजरती। सबसे पहला जो देश पड़ता है दोस्तों इक्वाडोर। ठीक है, इक्वाडोर का नाम सुना होगा आपने, दक्षिण अमेरिका में है। ठीक है, कोलंबिया, ब्राजील, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कांगो वगैरह से होकर निकलती रहती है। ठीक है, तो कुल 13 देश हैं, इसको याद रखिएगा। हमारे आसपास के क्षेत्रों में सबसे नज़दीक कहाँ से गुजरती है, तो हमारे नीचे आप देखेंगे मालदीव पड़ता है, मालदीव देखा है ना। ठीक है, श्रीलंका से ठीक आप चले जाओ पश्चिम की तरफ, वहाँ मालदीव दिख जाएगा, और थोड़ा सा ऊपर आके पूरब की तरफ जाओगे तो इंडोनेशिया दिख जाएगा। हमारे बिल्कुल आसपास में यही दोनों हैं, तो याद रखिएगा। 0 डिग्री लाइन की बात कर रहा था। निम्नलिखित में से किस देश या प्रदेश की सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है। ठीक है, असम, नागालैंड। अच्छा देखिए अब यहाँ पर देश प्रदेश नहीं होगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, किस प्रदेश की सीमा यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है आपको ये बताना है, और ये सभी जो प्रदेश हैं भारत के हिस्से में आते हैं। ठीक है, तो इसमें से आप राइट आंसर चूज करिए, जल्दी से चूज करके फटाक से बताइए। तो मणिपुर देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है मणिपुर। ठीक है, इसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है। अब देखिए मैं थोड़ा सा आपको मैप के थ्रू अगर बताऊँ, ये सिक्किम रहा। ठीक है, और ऐसे करके ये एक कुछ इस तरह से डिजाइन है। ठीक है, और इधर आपका बांग्लादेश हो जाता है, ये आपका बांग्लादेश वाला पोर्शन हो जाता है। इधर आपका जो भूटान हो जाता है, और ऊपर का पूरा ये आपका चाइना है इधर से, हालांकि पहले तिब्बत था, और इधर से आपका म्यांमार हो जाता है। ठीक है, ये आपका कोने में दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश पड़ता है इधर। ठीक है, और उसके नीचे आप जब आओगे तो फिर आपका नागालैंड पड़ेगा, उसके बाद जाके मणिपुर पड़ता है। तो मणिपुर की सीमा जो है टच नहीं करता है किसको, अरुणाचल प्रदेश को। ठीक है, बाकी भूटान की सीमा तो टच करेगी क्योंकि भूटान एक देश है, और असम और नागालैंड की सीमा भी टच करती है। तो याद रखें यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, करा अच्छन महाराज निम्नलिखित में से किस क्षेत्र संबंधित है। कुछ लोग समझेंगे कि सर लगता है मिसप्रिंट हो गया। ठीक है, अच्छन महाराज का नाम तो हम लोगों ने सुना ही नहीं है। आप एक होगा ना, अच्छन महाराज का नाम हम लोगों ने नहीं सुना। हम लोग जो है लच्छू लच्छू महाराज का नाम सुने हैं, लेकिन अच्छन महाराज नहीं सुने। तो अच्छन महाराज जी के बारे में आपको बता दूं, अच्छन महाराज जी नाम था जगन्नाथ जी का। ठीक है, इनका दूसरा नाम भी है अच्छन महाराज का, पंडित जगन्नाथ महाराज। क्या नाम है पंडित जगन्नाथ महाराज। आप सुनते जाइए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, पंडित जगन्नाथ महाराज, और इनके पुत्र का नाम है दोस्तों, बहुत फेमस लड़के हैं, बिरजू महाराज। नाम सुना, जगन्नाथ जी के लड़के का नाम क्या है, पंडित बिरजू महाराज, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और बिरजू महाराज क्या करते थे, तो एक नर्तक थे, और कैसे नर्तक थे, ये कथक डांस करते थे। कथक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। ठीक है, तो याद रखिएगा, शास्त्रीय नृत्य में भी आता है। तो याद रखिएगा ये जो है कथक करते थे, तो कथक से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और बिरजू महाराज जी के पिता थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और किस घराने से संबंधित है, ये भी कभी कभी आपसे पूछ देता है, तो लखनऊ घराने से संबंधित थे। ठीक है, किससे, लखनऊ घराने से। मोस्ट इंपॉर्टेंट, दोनों लोग का नाम याद रखेगा। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, नृत्य से संबंधित थे। ठीक है, आगे है सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। सूरसेन महाजनपद की राजधानी दोस्तों, सूरसेन जो है उत्तर प्रदेश के वर्तमान
ब्रज, ब्रज मतलब वृंदावन के क्षेत्र का ही माना जाता था, और मथुरा इसकी राजधानी थी। कहाँ? मथुरा, ठीक है। राजा कंस का नाम सुना था ना, मामा थे जो, ठीक है। वो यहाँ से थे, सूरसेन के राजा थे, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इसका वर्णन मिलता है दोस्तों अंगुत्तर निकाय में। कहाँ पर? बौद्ध धर्म की किताब है अंगुत्तर निकाय, ठीक है, उसमें मिलता है। इसके अलावा दोस्तों भगवती सूत्र जो कि जैन धर्म की किताब है उसमें भी मिलता है। क्यों? क्योंकि 16 महाजनपदों में इसका भी नाम आता है, ठीक है। और इसका वर्णन रामायण में भी किया गया है, ये आपको ध्यान देना है। आगे, हर्ष के शासन के दौरान कन्नौज सभा निम्नलिखित संप्रदायों के सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए आयोजित किया गया था। तो आपको पता होगा हर्षवर्धन के शासन के दौरान कन्नौज में एक सभा होती थी, और वो किन संप्रदायों के लिए स्टार्ट किया गया था आपको ये बताना है। तो याद रखिए, ये महायान संप्रदायों के लिए ठीक स्टार्ट किया गया था। महायान दोस्तों, बौद्ध धर्म जो है दो हिस्से में बटा था, एक महायान और एक हीनयान, ठीक है। तो महायान बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को सरल बनाने हेतु कन्नौज सभा का आयोजन किया जाता था हर्षवर्धन के द्वारा। कब? 643 से 45 के दौरान, 43 से 45 के दौरान, ठीक है। और कहा जाता था कि तमाम देशों के राजा महाराजा वहाँ आते थे, और बहुत सारे ब्राह्मण, जैनी, हीनयान, महायान संप्रदाय सभी के जो है लोग वहाँ आते थे। जो भिक्षु होते थे, जो नालंदा बिहार के मठाधीश होते थे, मठवासी होते थे, ये लोग भी आते थे, ठीक है। और इसी की अध्यक्षता करने का मौका मिला था वेनसांग को। आपको पता होगा वेनसांग जो हर्षवर्धन के दरबार में भी आया था। तो याद रखिएगा, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो महायान यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेपाल का क्षेत्रफल लगभग कितना है? ओहो, भारत का क्षेत्रफल ना पूछ के नेपाल का पूछ दिया। चलिए कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बता दूं। नेपाल का क्षेत्रफल है 1,47,181 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। इतने किलोमीटर का क्षेत्रफल उसके पास है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लंबाई चौड़ाई तो मुझे याद नहीं है, बट ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और भारत के साथ उत्तरी सीमा के साथ जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित में से, काठमांडू राजधानी पता ही होगा, निम्नलिखित में से किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम है? दोस्तों आप सभी को पता है ना कि हम लोगों ने लगभग 500 क्वेश्चन फिजिक्स, 500 क्वेश्चन केमिस्ट्री और 500 क्वेश्चन बायोलॉजी के कवर कर चुके हैं। तो जो लोग नए हैं, अगर चाहते हैं कि स्पेशली फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के सर क्वेश्चन आंसर करने का मौका मिल जाता, तो आप आ जाओ प्लेलिस्ट में, वहाँ आ जाओ साइंस वाली प्लेलिस्ट में या फिजिक्स वाली प्लेलिस्ट में, वहाँ आपको ये सब मिल जाएंगे, ठीक है। तो 500 क्वेश्चन अगर आपने ट्राई कर लिया तो याद रखो साइंस से आपके क्वेश्चन ज़्यादातर सही होने लगेंगे, और वहाँ से क्वेश्चन मैच भी करता है। निम्नलिखित में से किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम है? अच्छा क्वेश्चन है, सोच के बताइए। पहला कह रहा है फ्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, तीसरा ब्रोमीन, चौथा आर्गन, ठीक है। तो याद रखिए दोस्तों, जो भी नोबेल गैस होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता हमेशा शून्य होती है, ठीक है। कितनी होती है? शून्य। कौन से? मैंने आपसे कहा कि जितने भी नोबेल गैस होते हैं। अब अगर आपको नोबेल गैस ही नहीं पता तो फिर कैसे काम करोगे? नोबेल गैस कौन कौन से होते हैं? जैसे हीलियम हो गया, जैसे नियान हो गया, जैसे आर्गन हो गया, ठीक है। ये सब जो होते हैं नोबेल गैस कहे जाते हैं, और इसमें आर्गन आपका ऑप्शन मैच कर रहा है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होगी? शून्य होगी। अच्छा, आर्गन कहाँ पाया जाता है? अगर मैं किसी से पूछूं तो क्या आप में से कोई बता सकता है? तो याद रखिए, जो पुराने बल्ब होते थे दोस्तों, उसमें आर्गन पाया जाता था, ठीक है। टंगस्टन का फिलामेंट होता था और उसके अंदर आर्गन भरा होता था, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे, अम्ल के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है, ठीक है। सही और गलत कथन की आपको खोज करना है। तो पहला दे रहा दोस्तों कि वे लाल, अच्छा अम्ल के विषय में, अम्ल बोले तो एसिड के बारे में पूछ रहा है आपसे। देखिए, दो होते हैं, एक अम्ल होता है, एक क्षार होता है। जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वो अम्ल होता है, जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है वो क्षार होता है। और जो उदासीन विलयन होते हैं उनका पीएच मान एग्जैक्ट 7 होता है। कह रहा वे जो अम्ल होते हैं वे लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। पहला ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल गलत ऑप्शन है। नीले लिटमस को लाल करता है दोस्तों, लाल को नीला नहीं, ठीक है। क्या करता है? नीले को गुस्सा दिला देता है एसिड मिला करके। तो ये क्या हो जाता है? नीला क्या हो जाता है? लाल, गुस्से से लाल हो जाता है। किसी के ऊपर अगर आप एसिड डाल दोगे तो क्या हो जाएगा? लाल नहीं हो जाएगा। आप ही के ऊपर कोई एसिड डाल दे तो आप गुस्से से लाल पीले हो जाएंगे। तो याद रखिए, नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो एग्जाम में आपको ये बात याद होनी चाहिए। और उनका पीएच मान 7 से कम होता है, यानी 2 और 3 यहाँ पर जो ऑप्शन है ये सही है, और पहला वाला ऑप्शन क्या है? गलत है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी ऑडिट का विवरण किसको प्रस्तुत करते हैं? पहली बात तो आप हमको ये बता दीजिए कि इनके बारे में कहाँ पर बताया गया है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिनको हम कैग बोलते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इनके बारे में बताया गया अनुच्छेद 148 में। याद आया कुछ? ठीक है, पूरी पॉलिटी पढ़ा दी गई है लगभग 90%, ठीक है।
और बहुत जल्दी आपका 100% कवर हो जाएगा। तो अगर आप नहीं पढ़े मेरे भाई तो प्लीज़ आइए, विजिट करिए प्लेलिस्ट में, डिटेल से पढ़िए हर एक सब्जेक्ट को, ठीक है, डीपली। तो यहाँ पे याद रखिएगा 148 के तहत, 148 अनुच्छेद में जो है सीएजी के बारे में बताया गया है, और अनुच्छेद 151 के तहत ये बताया गया, सॉरी 115 नहीं 151 के तहत ये बताया गया है कि अपनी ऑडिट का विवरण प्रस्तुत करेगा किसको, भारत के राष्ट्रपति को। किसको? भारत के राष्ट्रपति को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे है दोस्तों, शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है। चलिए, ये तो एकदम डिफरेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में तो आप बता ही दीजिए कम से कम, ठीक है, कि शहरी क्षेत्रों में किस तरह की बेरोजगारी दिखती है। तो वहाँ पर शिक्षित बेरोजगारी दिखती है। क्या भाई, कुछ गलत बोल रहा हूँ क्या? पढ़े लिखे लोग खूब ढेर सारे हैं लेकिन नौकरी लोगों को नहीं मिल रही है, तो क्या है, कैसी बेरोजगारी है? शिक्षित बेरोजगारी, मतलब आदमी पढ़ा लिखा है, उसके बावजूद भी उस व्यक्ति की योग्यता के अनुसार उनको जो है नौकरी नहीं मिल रही, तो शिक्षित बेरोजगारी दिखाई देती है। आगे देखिए, दूसरा कह रहा है कि डेयरी जो है ये किस आर्थिक गतिविधि के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कल हम लोगों ने रेशम वाला देखा था, उसको द्वितीय क्षेत्र में मैंने बताया था। और डेयरी याद रखिए, डेयरी मतलब दूध उत्पादन आपको करना है, तो ये आपके प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। याद रखिए, जैसे अगर आपको मैं कृषि कर दूं, मुर्गी पालन कर दूं, मत्स्य पालन कर दूं, मधुमक्खी पालन कर दूं, दुग्ध उत्पादन कर दूं, वन कहूँ, खनन कहूँ, तो ये सब जो है इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कल हम लोग रेशम की बात कर रहे थे, ठीक है, तो रेशम से कपड़े बनाने का, तो वो आपका द्वितीयक में था। आगे, किसे पंचायत का मुखिया भी कहा जाता है, बताइए किसको पंचायत का मुखिया कहते हैं? तो जो सरपंच होता है, मूवी देखते हो और पुरानी पुरानी पिक्चर देखे होंगे, वहाँ देखे होंगे सरपंच जी, या भोजपुरी मूवी देखते होंगे तो आपको पता होगा, ठीक है, कि जो गाँव का मुखिया होता है उसको सरपंच बोलते हैं, ठीक है। पंचायत में गाँव का जो मुखिया होता है उसको क्या बोलते हैं? सरपंच बोलते हैं। और सरपंच में 5 लोग निर्वाचित होते हैं, एक मेन सदस्य होता है, 5 और होते हैं, तो इसको ध्यान दीजिएगा थोड़ा, ठीक है। आगे है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? कभी कभी इंग्लिश में देता है दोस्तों ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है, कि ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे या अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। तो याद रखिए वो थे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। और प्रारूप समिति का गठन क्यों किया गया था? तो याद रखिए संविधान सभा को तैयार करने के लिए, उसका मसौदा तैयार करने के लिए इसका निर्माण किया गया था, ठीक है। आगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस शहर में आयोजित किया गया था? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आपको पढ़ाया गया है, ठीक है। तो यहाँ याद रखिए दोस्तों, पहला वाला हुआ था बम्बई में, ठीक है। और WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी जो इसकी अध्यक्षता किए थे 1885 में, ठीक है, याद रखिएगा, पहला वाला हुआ था। दूसरा हुआ था 1886 में, ठीक है। और बनर्जी जी के बाद नरोजी के बाद 87 में किया था तैयब जी ने, और 88 में किया था जॉर्ज ज्यूल ने, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको सब ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और बम्बई में कहाँ हुआ था? तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय था, ठीक है, वहाँ पर हुआ था। कुल 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे कांग्रेस के इस अधिवेशन में, ठीक है, याद रखिएगा। आगे, 14वीं सदी का यात्री इब्न बतूता किस जगह से भारत आया था, ठीक है। तो पहली बात तो किसके समय में आया था? तो याद रखिए मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था, 1336 में, सॉरी 1333 में। कब आया था? 1333 में। और 1336 में दोस्तों हरिहर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। याद आया आपको कुछ? चलिए याद रखिएगा फिलहाल। और याद रखिए इब्न बतूता तो जा दोस्तों ये मोरक्को का निवासी था, ठीक है। और उस मध्यकाल का एक महानतम मुस्लिम यात्री के रूप में इसको जाना जाता है, क्योंकि इसने बहुत अच्छी किताब लिखी थी। उस किताब में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल से संबंधित कई सारे जो है विवरण मिलते हैं। और इसकी किताब का नाम था रेहला। क्या नाम था? रेहला। क्या नाम था? इसकी यात्रा वृत्तांत का नाम था रेहला, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। आगे, उर्सा मेजर अथवा बिग बियर एक प्रकार का क्या है? बिग बियर क्या है? उर्सा मेजर क्या है? तो दोस्तों एक नक्षत्र मंडल का नाम है, ये भी आपको पढ़ाया गया है, ठीक है। याद रखिए, जैसे सप्तर्षि मंडल का तारामंडल सुना है ना, ठीक है, तो सप्तर्षि को ग्रेट बियर के रूप में भी जाना जाता है, और ये एक तारामंडल में आता है, ठीक है। और उसी का नाम है दोस्तों तो नक्षत्र मंडल, यहाँ पे याद रखिए, ठीक है। अच्छा, कुल तारामंडलों की संख्या टोटल कितनी है? तो 88 है, ठीक है, वर्तमान में। आगे और भी खोज जारी होता रहेगा, तो जैसा भी होगा वो आपको अपडेट होते जाएंगे, धीरे धीरे मिलता जाएगा, तो यहाँ पे याद रखिएगा। आगे, पृथ्वी पर दिन और रात का चक्र किस कारण होता है? तो ये जो पृथ्वी अपना घूर्णन कर रही है दोस्तों अपने अक्ष पर, उसके वजह से दिन रात होता है। और जो सूरज का चक्कर लगाती है ना चारों तरफ, उसकी वजह से मौसम बदलते हैं। दोनों बातें आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे, पौधों का कौन सा भाग जल का संवहन करता है? कल ही मैं आपको बताया था कि एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है। जाइलम जो है जल का संवहन करता है, फ्लोएम आहार का संवहन करता है। लेकिन पत्ती पौधों का कौन सा भाग, अगर आपसे ये कभी पूछता है कौन सा भाग, तो क्या बताओगे? तना। जाहिर सी बात है तना होगा, क्योंकि उसको पूरा हैंडल करना है पूरे पौधे को ना, तो पूरे पौधे में तना ही एक ऐसा होता है जो हर एक चीज़ से जुड़ा होता है, ठीक है।
आगे किस प्रकार के पौधों में तना कमजोर होता है तथा आसपास के ढांचों की सहायता से ऊपर चढ़ते जाता है। तो कई बार हम लोगों ने इस तरह के पौधे देखे हैं, ठीक है, जो कि एक रस्सी की सहायता से या फिर दीवार की सहायता से या फिर किसी अन्य पौधों की सहायता से ऊपर की तरफ जाता है। उसका तना इतना मजबूत नहीं होता है कि वो धरातल पर अपने आप को खड़ा कर सके, ठीक है। तो कह रहा है कि ऊपर चढ़ते जाते किस प्रकार के पौधे में होता है। तो दोस्तों याद रखिए, इनको आरोही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कमजोर तने वाले पौधों को आरोही बोलते हैं। हालांकि अगर डिटेल में इनका नाम तो यहाँ पे नहीं दे रहा है, ठीक है, क्योंकि झाड़ी तो जमीन पे होते हैं, अलग होते हैं, वृक्ष शाखे सब होगा ना, आरोही ही आंसर होगा, ठीक है। हालांकि इनको विसर्पी कहा जाता है। अगर इनको सही सही फॉर्मेट में हम लोग देखें कि सर इनका नाम क्या होता है, तो याद रखें विसर्पी इनको कहा जाता है, या कभी कभी दोस्तों इनको क्रीपर्स कहा जाता है। क्या बोलते हैं? क्रीपर्स। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आरोही को आप जो है क्लाइंबर्स बोल सकते हैं, ठीक है, क्लाइंबर्स याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा अंतर होता है दोस्तों कीपर्स और क्लाइंबर्स में। देखिए नॉर्मल तौर पे दोनों को लोग एक ही बोल देते हैं, लेकिन और भी थोड़ा अंतर होता है। देखिए कमजोर तने वाले पौधे के लिए जरूरी नहीं कि ऊपर चढ़ें। कमजोर तने वाले पौधे जमीन पर भी तो फैल सकते हैं, सीधे नहीं खड़े रहने कर। तो अगर वो जमीन पे फैलते हैं तब उनको विसर्पी कहा जाता है। विसर्पी मतलब रेंगने जैसा, ठीक है, जैसे सांप रेंगता है, विसर्पी यानी क्रीपर्स उनको नाम दिया जाता है। लेकिन अगर वही पौधे दीवार की सहायता से ऊपर चढ़ने लगते हैं तो उनको क्लाइंबर्स कहा जाता है। क्लाइंब, क्लाइंब माने चढ़ना, यानी आरोही कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, आरोही लता के और सारे भी उदाहरण, से मनी प्लांट ले लो, ठीक है, कद्दू उद्दू का पौधा ले लो, ये सब आरोही लता के उदाहरण होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और आज के लिए आपका आखिरी क्वेश्चन कि यदि एक पिंड का संवेग दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा जो है क्या होगा? गतिज ऊर्जा क्या होगा? ओहो, चलो भैया कर देते हैं, दुगुना कर देते हैं, तिगुना कर देंगे, क्या दिक्कत है? चलिए बताइए जल्दी से। हाँ, एक सेकंड, कुछ छूट गया क्या? नहीं, ठीक है। तो अगर यहाँ पर दुगुना हो जाता है तो फिर क्या होगा? सोच के बताइए, सोच के थोड़ा ध्यान से सोच के, ठीक है। यदि एक पिंड का संवेग दुगना हो जाए, दोस्तों संवेग का जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि इसका एक फार्मूला होता है दोस्तों, P बराबर एम बी स्क्वायर। क्यों, मैं सही बोल रहा हूँ? सॉरी, एम बी स्क्वायर नहीं, P बराबर एम बी होता है। और अगर गतिज ऊर्जा के समीकरण के माध्यम से इसको इंडिकेट करें तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है हाफ एम बी स्क्वायर। क्या होता है? हाफ एम बी स्क्वायर। तो इससे ये पता चलता है कि अगर किसी भी पिंड के संवेग को दुगुना करोगे तो गतिज ऊर्जा में हमेशा क्या हो जाएगा? 4 गुना का अंतर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो यहाँ अगर 2 गुना करोगे तो यहाँ पे 4 गुना हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों पता है क्या ध्यान देने वाली बात है? ये उल्टा उल्टा कर देता है। आप समझो, कभी भी अगर समवेग, वेग सम के साथ वेग लगा है तो अगर संवेग दुगुना हो रहा है तो गतिज ऊर्जा मतलब और तेज बढ़ जाएगा, ये 4 गुना हो जाएगा। तो आपको यही ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ दुगुना तो यहाँ 4 गुना, अगर ये 4 गुना तो ये क्या हो जाएगा? 8 गुना, ठीक है। तो ये आप याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। और आज का जो सीरीज़ है यहीं पे दोस्तों होता है समाप्त। और उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि काफ़ी दिन बाद ये सीरीज स्टार्ट हो रही है सीरीज, और ये जारी रहेगा ताकि आपको आपके एग्जाम में हेल्प मिल सके। तो इसको जरूर से पढ़िए दोस्तों। इसके अलावा अगर आप इस लिंक पे क्लिक करते हो तो आप सीधे हमारी वेबसाइट तक पहुँच सकते हो और वहाँ से तमाम नोट्स वगैरह को देख के डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। जो लोग नए हैं मैं उनसे इतना ही कहना चाहूँगा कि आप आ जाओ हमारे प्लेलिस्ट में, वहाँ डिटेल से आके चीज़ों को पढ़ो अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे पढ़ने के लिए बहुत सारा कुछ है और लगभग 1100 से अधिक आपके वीडियोस अपलोड हो चुके हैं आपके लिए, तो उससे आपको बड़ा हेल्प मिल जाएगा अगर आप ज्वाइन करते हो तो, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। वीडियो को शेयर जरूर से करिएगा दोस्तों। और किसी तरह का एडवर्टीजमेंट आता है तो प्लीज़, अब भाइयों से तो उम्मीद छूट गई है, बहनों से उम्मीद है आप लोग पूरा देखा करिए, स्किप मत किया करिए, ठीक है, अगर आता है तो, नहीं तो कोई घबराने वाली बात नहीं है।